आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर है, चैप्टर वाइज ये लेक्चर है। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो इसमें केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करूंगा, जिससे कि अब एग्जाम से पहले आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और रिवीजन में ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये लेक्चर्स मेनली क्लास 11 और क्लास 12 के जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में उन पे बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक आप देखेंगे एनसीईआरटी की, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1, तो इसमें क्या है, हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है, पहले हमें जानना है क्या कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। तो इसमें 4 पॉइंट है। क्या जो लिविंग होते हैं वो ग्रो करते हैं बोथ साइज और नंबर में। जैसे ह्यूमन है, वो बचपन से लेके जब वो बड़े होते हैं तो एक छोटा बच्चा एक एडल्ट जब बनता है तो उसका साइज इंक्रीज करता है, तो वो ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ उसके जो मसल सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, हाथ लंबे हो रहे हैं, पैर लंबा हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है, तो सेल्स भी डिवाइड करते हैं और सेल का नंबर बढ़ता है, तो इसे ग्रोथ इन नंबर कहते हैं। एक्चुअली लिविंग बीइंग में जो ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक इन नेचर होता है, मतलब ग्रोथ अंदर से होता है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि बाहर से ग्रोथ होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं कूड़ा या कुछ चीज़ें आप फेंक रहे हैं, एक जगह आप डालते जाइए तो कुछ समय बाद आप देखेंगे वहाँ एक टीला नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो ग्रोथ नहीं है। वो भी तो पहले छोटा था, लेकिन आपने वहाँ पे कूड़ा करकट या जो भी चीज़ें हैं, वेस्ट हैं, आप वहाँ पे डालते गए तो समय के साथ वो एक्यूमुलेट होता गया और वो ग्रोथ होता गया। तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, मतलब बाहर से एडिशन के बाद ग्रोथ हो रहा है, तो वो ग्रोथ नहीं होता है, मतलब वो लिविंग नहीं है। जो लिविंग होते हैं उनमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी जो होती है वो इंट्रिंसिक होती है। तो ये पॉइंट है कि जो लिविंग होगा वो ग्रो करेगा बोथ साइज और नंबर में। दूसरा क्या है रिप्रोड्यूस प्रोजेनी। जो लिविंग होते हैं वो प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और वो कैसे होते हैं, एलाइक होते हैं लुक वाइज। इसका क्या मतलब है कि अगर आदमी का बच्चा है तो आदमी का बच्चा आदमी जैसा ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि आदमी का बच्चा किसी बकरे के बच्चे जैसा आपको नहीं दिखेगा। आदमी का बच्चा आदमी जैसा होता है, जानवर का बच्चा जानवर जैसा होता है। स्पेसिफिक जानवर शेर है तो शेर का बच्चा शेर जैसा होगा, गाय का बच्चा गाय जैसा होगा। इसका मतलब ये है कि जो लिविंग होते हैं वो बच्चा पैदा करते हैं। और तीसरा कि जो लिविंग होते हैं वो मेटाबॉलिज्म पर बेस्ड होते हैं। इसका क्या मतलब है कि उनके शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो ऑल कंबाइंड जो रिएक्शन है, ऑल टाइप के जो रिएक्शन है जो एक लिविंग सिस्टम में होता है उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो कि 2 टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म है और दूसरा कैटाबॉलिज्म। मतलब बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो लिविंग होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं और इन्वायरमेंट या जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसको उसको सेंस करते हैं और उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में एक आपका सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि व्हाट इज लिविंग। फिर दूसरा क्या देखना है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में 2 ही चीज इन लोगों ने बताया है, वो एक कि व्हाट इज लिविंग और दूसरा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें ये 7 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है जिसमें आईसीबीएन और आईसीजेडीएन रूल्स हैं वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इसको पढ़ना है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स क्या है, और लास्ट क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो मेनली इस चैप्टर में यही 2 कैटेगरी और यही टोटल 11 पॉइंट्स पढ़ने हैं। और चाहे ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो या सिस्टमैटिक्स हो या टैक्सोनॉमिकल एड्स हो, चाहे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हो या टैक्सोनॉमी, इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो लेक्चर्स बना के रखे हैं डिटेल्स में। अगर आपको इनको देखना है, डिटेल में इनको समझना है तो आप इनको
देख सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्रैश कोर्स है, तो इसको यह लेक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको कम समय में ये चैप्टर कंप्लीटली समझ आ जाए और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या पढ़ना है उसको पढ़ सकें, आप उसको रिवाइज कर सकें कम समय में। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि जो भी लिविंग सिस्टम में, हमारे सेल्स में, हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, एक्चुअली जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे सेल्स में होते हैं। तो ये ऑल टुगेदर जितने टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे शरीर में, उनको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है? इसमें कंपाउंड सिंथेसिस होती है, ठीक है। कंपाउंड जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं और इसमें कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है। तो जैसे अगर एनाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे शरीर में अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है, तो वो क्या है? वो एनाबॉलिज्म में आएगा। प्लांट में देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, तो भी एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म की बात करें तो आपका रेस्पिरेशन हो गया, ये आपका कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि इसमें कंपाउंड ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। आपका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में जो अंतर है उसको कैसे हम याद करेंगे, समझेंगे। देखिए, कैटा, कैटा मीन्स काटना। अगर हिंदी में हम देखें कैटा, ऐसा नहीं लग रहा है कि काटना, तो किसी चीज को काटा जा रहा है, मतलब ब्रेक डाउन किया जा रहा है। तो इस तरह से कैटाबॉलिज्म मीन्स किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है तो उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बोथ कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शन कंबाइन रूप से क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ये लेबोरेटरीज में टेस्ट ट्यूब्स में भी इनको परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं हमारे शरीर में वो एंजाइम बेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ए से बी बना, बी से सी बना और सी से डी बना, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल और ये आपका एंड प्रोडक्ट होता है, और बी सी आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ। यहाँ पे एंजाइम 1, 2 और 3 एंजाइम होते हैं जो कि ए से डी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा आपके शरीर में सेल्स में हमारे ऐसा होता है। अगर हमें ये सबस्ट्रेट पता हो और हम इसको एक ट्यूब में डाल दें और उसी ट्यूब में हम ये एंजाइम्स डालें, ठीक है, या ये मल्टी स्टेप है। मान लीजिए इसमें 1 2 3 डिफरेंट एंजाइम है, हमने इसमें 1 2 3 एंजाइम डाल दिया, और ये आपका जो ये है, ये सबस्ट्रेट, इसको भी हमने इसमें ट्यूब में डाल दिया। तो ये ए से आपको इसमें डी, तो इसमें आपको डी मिल जाएगा, क्योंकि ये इन वाइवो नहीं है, मतलब शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, ये इन विट्रो। तो जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस होते हैं उनको हम इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो रिएक्शंस, ठीक है। ये रिएक्शन शॉर्ट में मैंने लिखा है, तो इनको इन विट्रो रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे मैंने मल्टी स्टेप आपको रिएक्शन बताया, 2 स्टेप रिएक्शन भी होता है टेस्ट ट्यूब में। लेबोरेटरीज में टेस्ट ट्यूब में हम जनरली 2 स्टेप रिएक्शंस भी करते हैं। जैसे हमारा एक सबस्ट्रेट होता है, मान लीजिए सबस्ट्रेट हमारा ए है, और अगर हम इसमें कोई एंजाइम डालते हैं, एंजाइम जो कि इसे ब्रेक डाउन करे, मान लीजिए ए है, इसको ब्रेक डाउन करने वाला कोई एंजाइम डाल दें। जैसे मान लीजिए अगर ये लिपिड है तो हम इसमें मान लीजिए लाइपेज डाल दें। अगर ये प्रोटीन है तो इसमें हम क्या डाल देंगे? प्रोटीएज डाल दें, ठीक है। अगर ये न्यूक्लिक एसिड है तो हम इसमें क्या डाल दें? न्यूक्लिएज डाल दें, ठीक है। तो अगर हम ये सबस्ट्रेट है और उसमें हम जानते हैं कि अगर ये लिपिड है, हम इसमें लाइपेज डाल दें, तो हम इसे, इसके जो मोनोमर्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो बन सकता है, वो बन सकता है। हमारे शरीर में होने वाले जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं उसको हम टेस्ट ट्यूब में भी करते हैं, हम उसको
इन विट्रो रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए वन बाय वन ये जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी जो है उसको समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो वैरायटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किसी गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे आप फॉरेस्ट का देखेंगे तो उसमें बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होगी, लेक का देखेंगे तो उसमें बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होगी, या आप देखेंगे किसी डिजर्ट एरिया, आप किसी डिजर्ट एरिया का देखेंगे तो उसकी बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होगी। आप माउंटेन एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होगी, ओशन की बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। चलिए अब टैक्सोनॉमी को देखते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? अगर सिंपलेस्ट टर्म में कहें तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके प्रोसेस को, उसके स्टडी को, मतलब क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को या क्लासिफिकेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी मेनली 3 पार्ट इंक्लूड करता है। क्या क्या? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। ये मेनली 3 पार्ट है अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो देखते हैं कि ये क्या है। आइडेंटिफिकेशन, ये किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर नया ऑर्गेनिज्म है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसे किसी पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में असाइन किया जाता है। जैसे अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म दिखता है जिसका पहले से कोई नाम नहीं दिया गया है या पहले से कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, तो क्या किया जाता है? उसको देखेंगे, अगर वो एनिमल है तो उसे एनिमल किंगडम में रखेंगे, प्लांट है तो उसे प्लांट किंगडम में रखेंगे, और कुछ फीचर्स उन्हें पता चला कि अगर एनिमल है कि वो कार्डेट है कि नॉन कार्डेट है, तो उस हिसाब से वो किसी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में उसको रख देते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। अभी क्लासिफिकेशन कंप्लीटली नहीं हुआ है। पहले क्या किया जाता है कि एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एनिमल है कि प्लांट है। देन वो क्लासिफाइड करते हैं, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म का। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है कि कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल, कुछ इजिली ऑब्जर्व करने वाले जो कैरेक्टर होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के, और पहले से जो कैरेक्टराइज ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो पहले से कैरेक्टराइज हैं, उनके कैरेक्टर से इनका कैरेक्टर कैसे, इस नए ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कैसे मैच करता है, उस बेसिस पे इस नए ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरीज जो होती हैं उसमें प्लेस किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। और जब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो साइंटिफिक रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर के कुछ साइंटिफिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करके ऑर्गेनिज्म का जो है नाम दिया जाता है। तो इस तरह से 3 स्टेप फॉलो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? कैरोलस लिनियस, जिनका नाम कार्ल वान लिने भी था, इन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया। ऑर्गेनिज्म के नाम के लिए, ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के लिए जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है उसको किसने प्रपोज किया था? उसको कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था। और इस मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग को क्या कहते हैं? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर या बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और साथ ही साथ कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया और उसको उन्होंने कहाँ पब्लिश किया? उनके बुक स्पीसीज प्लांटायरम में। और जब
एनिमल का नॉमेनक्लेचर उन्होंने पब्लिश किया, तो वो था किसमें, सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने पब्लिश किया। ये जो बाइनोमियल सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, इसमें क्या होता है कि इसमें टू कंपोनेंट्स या टू वर्ड्स यूज होते हैं। पहला जो वर्ड होता है वो जेनेरिक नेम को डिनोट करता है, दूसरा जो होता है वो किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। और जब हम प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो किसका रूल फॉलो करते हैं, हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको ICBN कहते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करके प्लांट्स का नाम दिया जाता है। और जब हम एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम किसका रूल फॉलो करते हैं, हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको ICZN कहते हैं, ICZN, उसका रूल फॉलो करके हम एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल रूल्स हैं, उनको हम देखते हैं। एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, कि यह दो कंपोनेंट का बना होना चाहिए या दो वर्ड्स का बना होना चाहिए। पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। अगर हम अदर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल रूल्स की बात करें तो वो क्या है, उसको हम देखते हैं। पहला, कि जो भी साइंटिफिक नेम है, किसी ऑर्गेनिज्म का जो भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है, वो कहाँ से डिराइव होना चाहिए, वो लैटिन से डिराइव होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लैटिन ओरिजिन का होता है जो भी साइंटिफिक नेम होता है, या ग्रीक लैंग्वेज से भी डिराइव हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों जो लैंग्वेजेस हैं ये डेड लैंग्वेजेस हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो पहला वर्ड होता है जेनेरिक नेम, ये क्या आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है जीनस, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है स्पीसीज। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है कि जब भी हैंड रिटन होता है, जब हम ये नाम हैंड रिटन लिखते हैं, तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो है ये अंडरलाइन होना चाहिए और सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं ये साइंटिफिक नेम, तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इटैलिक्स ये शो करता है इसका लैटिन ओरिजिन। और फर्स्ट लेटर जो है जेनेरिक नेम का, वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, जबकि फर्स्ट लेटर स्पेसिफिक एपिथेट उसका क्या होता है, वो स्मॉल लेटर होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि ये प्रिंट है तो ये देखिए इटैलिक्स में है। अगर यही नाम हम पेन से लिखते कॉपी में, जैसे हमने लिखा मैंगी फेरा इंडिका, क्योंकि हम हैंड से लिख रहे हैं तो ये हम इटैलिक्स नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, ऐसे। और अंडरलाइन सेपरेटली रहेगा, तो ये शो करेगा कि ये साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका का। अगर आप प्रिंट करते हैं तो ये इटैलिक्स में रहेगा, और अगर आप हाथ से ऐसे लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नाम लिखने के बाद सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, कॉपी में ही, आपके नोटबुक में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रूल थे, ये 4, और पहला ये रूल की जो साइंटिफिक नेम है वो 2 कंपोनेंट्स का बना होता है, ठीक है। यहीं पे एक बात और बताना चाहूँगा कि ICBN और ICZN रूल्स में एक डिफरेंस है, कि जब हम ICBN की बात करते हैं, जैसे प्लांट नॉमेनक्लेचर, तो उसमें टाटोनिम्स आर नॉट वैलिड, जबकि ICZN में टाटोनिम्स वैलिड है। टाटोनिम्स का क्या मतलब है, जैसे नाजा, ये टाटोनिम्स है, मतलब सेम नेम, जेनेरिक नेम भी है और स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम है। ये एनिमल किंगडम में तो वैलिड है, एनिमल किंगडम या ICZN रूल्स के अनुसार वैलिड नेम है, लेकिन ऐसा ICBN या प्लांट नॉमेनक्लेचर में ऐसा वैलिड नहीं होता है, ये इनवैलिड है। तो एक पॉइंट है यहाँ पे मैंने बता दिया।
ये लेक्चर मेनली बेस्ड है एनसीईआरटी के चैप्टर पे, बट बीच बीच में कुछ पॉइंट मैं आपको बताता रहूंगा जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिट मिले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसको हम देखते हैं। स्पीसीज क्या है? इसके लिए कई कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं। किस लिए? टू एक्सप्लेन स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो उसको देखते हैं। मेनली एनसीईआरटी में 2 दिए गए हैं, हम केवल उन्हीं को यहाँ पे समझेंगे। जब मैं डिटेल लेक्चर बनाऊंगा आपके नीट पर्पज के लिए तो आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ क्रैश कोर्स है, तो मैं सिर्फ 11th क्लास में जो चैप्टर 1 में दिया गया है एनसीईआरटी में, उसी पे बेस्ड लेक्चर बना रहा हूँ। उन्हीं पॉइंट को कवर करूंगा बस यहाँ पे। बाकी सेपरेटली मैं लेक्चर डिटेल बनाऊंगा। तो जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले स्पीसीज कॉन्सेप्ट है या जो टर्म स्पीसीज है उसको किसने कॉइन किया था या किसने प्रपोज किया था? जॉन रे ने प्रपोज किया था। और जो स्पीसीज है यही बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज। ठीक है। स्पीसीज टर्म किसने दिया था? जॉन रे ने। या स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन रे ने। लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने। ठीक है। बायोलॉजिकल जब बात आती है तब कौन थे? अर्नस्ट मेयर। इन्हीं को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। अर्नस्ट मेयर को ही डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। और अर्नस्ट मेयर ने, इन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीसीज को डिफाइन किया। जो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज है उसको अर्नस्ट मेयर ने ही डिफाइन किया। डिफरेंस क्या है? अगर केवल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात आए तो कौन थे? जॉन रे। और अगर केवल बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात आए तो कौन थे? अर्नस्ट मेयर। तो अगर हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये क्या बताता है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है ये क्या बताता है कि ऑल द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं, all the members that can interbreed and produce fertile offspring in natural environment, they belong to same species। मतलब कि जो मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स जो हैं, अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनसे जो प्रोजेनी होती है, उससे जो बच्चा होता है वो फर्टाइल होता है। मतलब कि वो बच्चा एडल्ट बन के भी अपनी प्रोजेनी पैदा कर सके। और ये जो इंटरब्रीड है अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है तो सारे मेंबर एक सेम स्पीसीज के हैं। मतलब क्या है कि जैसे डॉग्स हैं, ठीक है, डॉग्स, सारे डॉग्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, एक फीमेल हुआ एक मेल। जब बड़े होंगे आपस में इंटरब्रीड करेंगे और फिर ये भी बच्चे पैदा करेंगे। चाहे आपका मान लीजिए रैट है, चूहा है, आपका चाहे माउस है, ठीक है, माउस है, मेल माउस फीमेल माउस से इंटरब्रीड किया, ठीक है, इनसे पप्स आए और पप्स भी मेल और फीमेल होंगे। मैं आइडियल कंडीशन एक बात कर रहा हूँ। फिर ये आपस में बड़े होके मान लीजिए इंटरब्रीड किए तो इनसे भी पप्स आएंगे। और ये सारा चीज़ अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में है, मतलब आप कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन या आर्टिफिशियली आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि म्यूल्स बनाए जाते हैं जिनको खच्चर बनते हैं, तो वो स्पीसीज में नहीं गिने जाएंगे क्योंकि वो आर्टिफिशियली किया जाता है खच्चर को। ह्यूमंस है, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इसमें भी मेल और फीमेल जो हैं आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उनसे चिल्ड्रन होते हैं। वो चिल्ड्रन जब बड़े होते हैं और वो जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उनसे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में है।
तो अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में हो रहा है और ये आपस में इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो इस सारे के सारे एक स्पीसीज में होंगे। तो डॉग के जितने भी हैं सारे डॉग्स एक स्पीसीज में हैं, माउस वाले सारे एक स्पीसीज में, ह्यूमन बीइंग्स के सारे एक स्पीसीज में हैं। तो ये मतलब है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है ये केवल अप्लीकेबल है किस पे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसी पे ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो मेनली 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। क्या क्या, किंगडम, डिवीजन और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एनिमल किंगडम में फाइलम यूज होता है, प्लांट किंगडम में डिवीजन यूज होता है। तो ये मेनली 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। और ये जो 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये क्या है, ऑब्लिगेट या इसेंशियल इनको कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली यूज होते हैं क्लासिफिकेशन के दौरान। जब ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का या एनिमल का किसी का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये 7 जो मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनको यूज किया जाता है और इसीलिए इनको ऑब्लिगेट या इसेंशियल कैटेगरीज कहते हैं। देयर आर सम एक्स्ट्रा कैटेगरीज जिनको सब कैटेगरीज कहते हैं। वो क्या है, जैसे सब डिवीजन हो गया, सब ऑर्डर, सब फैमिली, इन सबको वैरायटीज हो गया, इन सबको सब कैटेगरीज या एक्स्ट्रा कैटेगरीज कहते हैं। और ईच कैटेगरी जो है, चाहे आपका स्पीसीज हो, जीनस हो, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, ये सब ईच कैटेगरी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी इज नोन एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी चाहे वो स्पीसीज हो, जीनस हो, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इन सबको क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और ईच कैटेगरी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टेक्सोनॉमिक रैंक। एक टेक्सोनॉमिक रैंक को ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। देखिए ईच कैटेगरी चाहे स्पीसीज हो, जीनस हो, फैमिली हो, ऑर्डर हो, क्लास हो, डिवीजन हो या किंगडम हो, ये क्या है, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन जब बात स्पीसीज की केवल करें तो स्पीसीज क्या है, यह बेसिक यूनिट है। यह है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, स्पीसीज जब आपसे ये पूछा जाए कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो क्या है, स्पीसीज। और केवल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो ईच कैटेगरी, चाहे वो स्पीसीज हो, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम और किंगडम। तो ये सारे जो ऑब्लिगेट इसेंशियल कैटेगरीज हैं ये सारे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन स्पीसीज जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और ईच कैटेगरी को टैक्सॉन भी कहा जाता है। मतलब ईच कैटेगरी इज नोन एज ए टैक्सॉन। टैक्सॉन सिंगुलर है और टैक्सा प्लूरल है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यहाँ पे देखिए एसेंडिंग ऑर्डर में है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, एसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। आप एनसीईआरटी में देखिए, स्पीसीज से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। तो यहाँ पे देखिए एसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो ये एक हायरार्ची दिखाता है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची करते हैं, क्योंकि ये हायरार्चियल अरेंजमेंट है। तो अगर इस हायरार्ची को देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, स्पीसीज, और सबसे लार्जेस्ट क्या है, किंगडम। स्पीसीज ये आपका बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से रिलेटेड एक ये चार्ट है जो कि आपके क्लास 11th की बुक में दिया हुआ है। आप इसको याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, इसमें कुछ पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है उसको देखने के लिए। देखिए इसमें मैन का, हाउस फ्लाई,
मैंगो, वीट, इसका नॉमेनक्लेचर दिया गया है, मतलब इनका कैटेगरी, इनका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिया हुआ है। तो बायोलॉजिकल नेम क्या है, जैसे ये होमोसेपियंस हुआ, मस्का डोमेस्टिका हुआ, मैंगीफेरा इंडिका हुआ, टिटिकम एस्टिवम हुआ। ये आपको ये पार्ट आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैन की बात करें तो आपको सारा याद ही रहेगा, केवल फैमिली आपको याद कर लीजिए कि इसका फैमिली क्या है, होमिनिडी है, आप ये शायद भूल जाएं। और इसी तरह अगर हाउस फ्लाई की बात करें तो इसका नाम आपको याद रहेगा, तो बाकी चीज़ें आपको मस्का याद रहेगा, आपको ये याद रहेगा, इंसेक्टा याद रहेगा, आर्थ्रोपोडा याद रहेगा। आप बस इसका ऑर्डर जो है डिप्टेरा ये याद कर लीजिए। मैंगो की बात है तो आपको डाइकोटिलीडोनी और एंजियोस्पर्मी ये तो याद रहेगा, मैंगीफेरा भी याद ही रहेगा। फैमिली का एनाकार्डियेसी और ऑर्डर सेपिनडेल्स, ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए टिटकम एस्टिवम में। और अगर बात वीट की होती है तो आपको ये तो याद रहेगा, मोनोकॉट है ये भी याद रहेगा, एंजियोस्पर्मी है ये भी याद रहेगा। पोएसी फैमिली ये याद कर लीजिए, अगर पोएसी याद है तो पोएल्स। तो आप देखिए मेनली इस कैटेगरी, इस चार्ट से आपको ये बायोलॉजिकल नेम याद करना है। और अगर मैन की बात है तो केवल फैमिली याद कर लीजिए। हाउस फ्लाई की बात है तो आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए। ये थोड़ा ऑड है तो इसमें क्या है आपको पढ़ना है ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंगो की बात करिए तो एनाकार्डियेसी मतलब फैमिली और सेपिनडेल्स ऑर्डर, एंड व्हीट में भी फैमिली और ऑर्डर को बस याद कर लीजिए, बाकी चीज़ें आप तो ऑप्शन में रहेगा आप बता देंगे। तो ये टेबल आपका दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिया हुआ है, उसमें ये जो कॉमन फोर ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ बिलोंग करते हैं उसी से रिलेटेड है। आपको बस ये कुछ पॉइंट याद कर लीजिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मेनली इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको यहाँ पे देख लीजिए। जो टर्म टेक्सोनॉमी है उसको किसने प्रपोज किया था, एपीडी कैंडोले ने। और सिस्टमैटिक्स की बात करें तो उसको किसने प्रपोज किया था, लीनियस ने। बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को ही टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये सिंपल डिफिनेशन में बता रहा हूँ कि एक बेसिक डिफरेंस है टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को, उसी हम यहाँ पे समझते हैं। स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज टेक्सोनॉमी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इसी बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी की यूनिट क्या है, स्पीसीज। क्योंकि एक गिवन एरिया का बायोडाइवर्सिटी आप देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितने डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं उस गिवन एरिया में, तो यूनिट क्या होगा, स्पीसीज। लेकिन जब हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो ये क्या है, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स। अब ये देखिए दोनों एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स, हम यहाँ पे स्पीसीज देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टमैटिक्स में आप स्पीसीज नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट पॉपुलेशन हो जाती है। एक स्पीसीज की एक पॉपुलेशन है, दूसरे स्पीसीज की दूसरी पॉपुलेशन है, तीसरी स्पीसीज की तीसरी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्पीसीज में जो डाइवर्सिटी है उसको देखते हैं। एक्चुअली सिस्टमैटिक्स में इंटर रिलेशनशिप को भी देखा जाता है कि वो स्पीसीज कैसे, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कैसे इंटर रिलेटेड है, इसको भी सिस्टमैटिक्स में देखा जाता है। तो बोथ चाहे टेक्सोनॉमी हो या सिस्टमैटिक्स हो, बोथ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चाहे टेक्सोनॉमी हो चाहे सिस्टमैटिक्स हो, वो किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है या नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ये सब दोनों में, चाहे टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में कॉमन है। लेकिन सिस्टमैटिक्स में एक चीज एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होता है, वो होता है इंटर रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या अफिनिटी जिसे हम कहते हैं, कि एक स्पीसीज कैसे इवॉल्व हुई है, इसका अपने इन्वायरमेंट से कैसा इंटरेक्शन है, या एक स्पीसीज जो एक पॉपुलेशन बनाती है वो पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से कैसे इंटर रिलेटेड है या कैसे इवॉल्व हुआ है थ्रू टाइम कोर्स। तो ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होता है सिस्टमैटिक्स में।
तो इंटर रिलेशनशिप अफिनिटी जो है ये सिस्टमैटिक्स में इनकॉर्पोरेटेड है, जबकि ये टेक्सोनॉमी में मिसिंग है। एक नया टर्म भी यूज होता है जिसको बोलते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। इसको किसने दिया था? इसको जूलियन हक्सले ने दिया था। न्यू सिस्टमैटिक्स को नियो सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स कहते हैं। एक्चुअली इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, ये सबसे एडवांस है। न्यू सिस्टमैटिक्स जो है सबसे एडवांस है। इसमें आप इंटर रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, एवरीथिंग इसमें इन्वॉल्व है। तो टेक्सोनॉमी आप कहिए कि बेसिक है, सिस्टमैटिक उससे एडवांस है, और न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स, बायो सिस्टमैटिक्स जो है ये सबसे एडवांस है। चलिए नेक्स्ट जो है टेक्सोनॉमिक एड्स को देखते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स को देखते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? ये सर्टेन प्रोसीजर और टेक्निक्स हैं जो कि यूज होते हैं किसके लिए? इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए। साथ ही साथ स्पेसिमेन को भी ये स्टोर या प्रिजर्व करते हैं। जब भी नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो कुछ, फॉर एग्जांपल प्लांट नॉमेनक्लेचर करते हैं या एनिमल नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो कुछ स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स हैं, उन्हीं को टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। पहला क्या है? हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है? प्लांट स्पेसिमेन स्टोर किए जाते हैं और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मान लीजिए एक प्लांट है, उसे स्पेसिमेन के रूप में स्टोर किया जाएगा कहाँ? हर्बेरियम में। लेकिन उस प्लांट स्पेसिमेन के इंफॉर्मेशन को भी हर्बेरियम में स्टोर किया जाता है। वो इंफॉर्मेशन क्या होगा कि उस प्लांट का सिस्टेमिक नेम क्या है, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, उस प्लांट का क्लासिफिकेशन क्या है, उस प्लांट को किसने डिस्कवर किया है, मतलब किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, ये सारा डिटेल जो है हर्बेरियम शीट पे प्रिजर्व होता है। हर्बेरियम शीट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो क्या होता है? 11.5 इंटू 16.5 इंचेज। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड क्या है? बोटेनिकल गार्डन। इसमें भी प्लांट को ग्रो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। हर्बेरियम में तो आपका प्लांट जो है ड्राइड फॉर्म में होता है, किल किया जाता है, मतलब वो डेड होता है। लेकिन अगर हम बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो इसमें जो प्लांट होते हैं वो लिविंग होते हैं, मतलब वो लिविंग प्लांट है। और हर्बेरियम में हम प्लांट्स के ट्विग होगा उनको तोड़ के, उनको प्रेस करके बनाते हैं। तो एक अंतर ये है कि यहाँ पे डेड स्पेसिमेन होता है, यहाँ पे आपका ये लिविंग स्पेसिमेन होता है। जो सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ है? क्यू, इंग्लैंड में। और इंडिया में इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा, इंडिया, ये है। म्यूजियम को भी यूज किया जाता है टेक्सोनॉमिकल एड के रूप में। जनरली इनको कहाँ हम सेट करते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेट करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सेट करते हैं। वहाँ क्या होता है, म्यूजियम में डिफरेंट आप देखेंगे एनिमल, प्लांट, ये सब स्टोर होते हैं, प्रिजर्व होते हैं। और इनको स्टोर करने के लिए जार्स, इन सब में प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है, क्योंकि इंसेक्ट, बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन न हो और स्पेसिमेन सलामत रहे। नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क्स हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में भी आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, और इनको आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए रखा जाता है। ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। फेमस जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो क्रूगर है साउथ अफ्रीका में, और नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है वो दिल्ली, इंडिया में है। और नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड की बात करें तो टेक्सोनॉमिक कीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली टेक्सोनॉमिक की जो होता है वो कैरेक्टर होते हैं, ये एक पेयर बनाते हैं जिनको कपलेट कहा जाता है। और ये जो टेक्सोनॉमिक कीज हैं ये जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, और ये हेल्प करते हैं कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, ईटीसी के प्रिपरेशन में। और ये कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये जो 4 टाइप के बुक्स हैं, ये भी टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसके बारे में इंफॉर्मेशन? एक स्पीसीज के बारे में, एक एरिया की स्पीसीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक स्पीसीज के बारे में
जो कि एक एरिया में पाया जाता है। मतलब कि ये जो भी बुक्स हैं, चाहे कैटलॉग हो, फ्लोरा हो, मैनुअल हो, मोनोग्राफ, ये किसी एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। बस ये पॉइंट आप याद रखिए। कैटलॉग क्या है? ये एक सिंपली एक लिस्टिंग है, और ये लिस्टिंग एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग है। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिस्टिंग किया जाता है सभी स्पीसीज का जो कि एक एरिया में पाए जाते हैं, उसी को कैटलॉग कहते हैं। और इसका क्या मतलब हुआ कि यह एक सिस्टमैटिक लिस्ट है। किसका? नेम्स का, बुक्स का, पब्लिकेशन, पिक्चर्स, ऑथर्स, इन सब का। तो ये कैटलॉग हुआ। फ्लोरा क्या है? कि ये एक्चुअल अकाउंट है। फ्लोरा क्या है एक्चुअली? ये क्या कंटेन करता है? ये एक्चुअली हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, उसके बारे में बताता है। किसी गिवन एरिया का, चाहे फ्लोरा हो, चाहे कैटलॉग हो, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक गिवन एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज के बारे में। ठीक है। तो फ्लोरा जो है एक्चुअली ये हैबिटेट और स्पीसीज, मतलब प्लांट स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करता है। फ्लोरा, फ्लावर मतलब प्लांट, आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होता है? मैनुअल्स ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। और मोनोग्राफ्स क्या है? ये इंफॉर्मेशन कंटेन किए होते हैं किसी एक टैक्सॉन के बारे में। एक एरिया में पाए जाने वाले किसी एक टैक्सॉन के बारे में ये इंफॉर्मेशन लिए हुए होते हैं। तो मेनली आप ये देखिए कि मेनली ये चारों जो हैं, ये एक एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज की इंफॉर्मेशन को ही बताते हैं। तो मेनली आपको यही सब यहाँ पढ़ना है। तो इस चैप्टर में इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं इस चैप्टर में। लेकिन आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं, इन सब टॉपिक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इन सब के लेक्चर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।